हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, आदाब। आइए आज से हम करते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की रेगुलर रीडिंग। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। तो चलिए अपन इतिहास के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अकेठकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या किस प्रकार के नाटक देखा करते थे, या कौन कौन से गीत गाया करते थे। इतिहास से हम इन सब चीज़ों की जानकारी है वो ले सकते हैं। अब सवाल आता है, लोग रहते कहाँ थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। इस नदी यहाँ पर है नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। जो हमारी प्राचीन सभ्यता के इतिहास के लोग हैं वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और अपने खाने के लिए वो पेड़ की जड़ जड़ खाते थे, फल खाते थे, फूल खाते थे या फिर जानवरों का शिकार करते थे। इस समय जो प्राचीन सभ्यता अपनी चला करती थी, उस समय लोग अपना जीवन यापन इसी प्रकार से करते थे। अब देखिए, यहाँ आपके सामने एक मानचित्र दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वो बोल रहा है कि इन क्वेश्चंस को इस मानचित्र में आप सोल्व कीजिए। अब देखो, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये अपन को मानचित्र देखना है और इस मानचित्र से पता लगाना है कि किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए, आपको दिख रहा है किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान, किरथर एंड सुलेमान दोनों की पहाड़ियाँ दिख रही है उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उनको ये लोग गांव में रहते थे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाया गया? विंध्य। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और आप इस मानचित्र को ध्यान से देख लेना। इसमें से कई क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है कि सहायक नदियाँ होती क्या है। तो सहायक नदियाँ वो होती है जो कि एक प्रमुख नदी होती है उसमें आकर मिलती है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है वो प्रमुख नदी में, कोई प्रमुख नदी है उसमें आके मिलती है, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई।
अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के किनारे था और ये कहाँ पर था? दक्षिण में। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और ये अब के समय में कहाँ है? बिहार, वर्तमान जो अपना बिहार राज्य है वहाँ पे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ये है यात्राओं का जो अपन बोल सकते हैं कि क्या लाभ होता है। तो ये यात्राओं ने उनके अवसर खोल दिए। तो ये लोग आज के समय की बात नहीं, ये प्राचीन की बात है। उस समय भी लोग यात्रा किया करते थे। अब क्वेश्चन आता है, आज लोग यात्रा करते क्यों हैं? तो देखिए, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा हिंदोस एंड इंदोस, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, हिंदोस एंड इंदोस। हिंदोस से हिंदुस्तान बना, इंदोस से इंडिया बना। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए, साइड में एक कटिंग दी गई है, इस पे नजर डालते हैं अपन। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। आप ये पांडुलिपि देख लीजिए, ये है पांडुलिपि। इसमें क्या करते थे लोग? पेड़ की छाल उतारते थे और उस पर कुछ लिखा करते थे। ऐसे लेखन को क्या कहते थे? पांडुलिपि कहा करते थे। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है या कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से, कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भुर्ज नामक का जो पेड़ है उसकी छाल उतारा करते थे लोग और उस पर कुछ लिखा करते थे, उसको अपन बोलते हैं पांडुलिपि की कला। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से
कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिए, मैंने आपको पीछे क्या बताया, पांडुलिपि। अब यहाँ पर क्या शब्द आया है, अभिलेख। चलिए पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। सुनिए, पांडुलिपि है वो बुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती है उसको उतार के उस पर लिखा जाता है। अभिलेख है ये पत्थर या फिर कोई कठोर धातु होती है उस पर लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते हैं। ये आपको अभिलेख की एक प्रति दिख रही है यहाँ पे, ये एक अभिलेख की प्रति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। रुकिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन चुका है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने इतिहास, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे वर्तमान काल से पीछे वाला है भूतकाल, उसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि वो खोज करे और कुछ जानकारी निकाले, रिसर्च करे उस पे, उस व्यक्ति को बोलते हैं पुरातत्वविद। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है या पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए के रूप में, राख के रूप में मिलते हैं। अब ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। बाईं साइड में क्या दिया गया है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त, ये एक पात्र है जो आपको एक मटका दिख रहा है। ये प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में क्या दिख रहा है, एक पुराना चांदी का सिक्का दिख रहा है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाला सिक्कों से ये कितना भिन्न दिखता है, आप भी देख लीजिए। ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। वैसे पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो हमारे अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अतीत एक है या अनेक? अगर आपने पहले ध्यान दिया है जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी अभी इसका आंसर मिल जाएगा। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। हमारे अतीत, अगर अतीत एक होता तो इसके लिए शब्द प्रयोग में आता हमारा अतीत, और हमारा अतीत है वो अनेक है, एक नहीं है, बहुवचन है ये, तो इसलिए इसके लिए शब्द यूज में किया गया है हमारा, हमारे अतीत। ठीक है, शब्द को पकड़िए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे।
उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, हमारे देश में आज भी मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस प्रकार के आपको भेदभाव क्यों मिलते हैं? ये इतिहास से चला आ रहा है। इतिहास में भी पशुपालक और जो किसान लोग होते थे उनके जीवन में, और राजा रानियों का जो शाही जीवन होता था उनका जीवन उनसे बहुत ही अलग होता था। व्यापारियों का जीवन है वो शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न होता था। इसी कारण आज भी हमारे देश में ये आप भेदभाव आराम से देख सकते हो, ये रहता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे ही कोई राजा जीतता था तो वो या तो अभिलेख लिखवाता या फिर पांडुलिपि में अपनी जीत का वर्णन करवाता। और वो कुछ पांडुलिपियाँ, कुछ अभिलेख अभी भी बचे हुए हैं जिनको हम अगर पढ़ें तो हमें उसका ज्ञान होता है कि किस शासक ने कितने समय तक कहाँ पर शासन किया, कहाँ किस जगह विजय प्राप्त की। ये हम जानकारी अपने इतिहास से इस पांडुलिपि और अभिलेखों के द्वारा ही ले सकते हैं। चलिए, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखा करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म में 2000 वर्ष के बाद से है। यहाँ पर ध्यान देना, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको आप 0 मान लीजिए, ठीक है। अब शब्द आता है ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय वो तो आता है ईसा पूर्व। अगर मैं आपसे कहूँ 2000 साल पूर्व या 2000 साल ईसा पूर्व या 2000 साल पहले, इसका अर्थ है, इसका ये तात्पर्य निकलता है कि जिस वर्ष ईसा मसीह जन्मे थे उससे 2000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि मैं यही बात आपको ऐसे बोलूँ कि 1000 वर्ष बाद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्मने के 1000 वर्ष बाद, मतलब आप ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष था उसको 0 मानकर चल सकते हैं और वहीं से समय की गणना की गई है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। और इस बुक में जो अपन बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, इस बुक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मान रहे हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आप इस बात का ध्यान रखिए। इतिहास तथा तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी एंड हिंदी में आता है ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा हुआ होता है ना, यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले का होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ।
और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी जो हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स है हमारी, हम वो धीरे धीरे सारी उनकी रीडिंग करेंगे, उनको कंप्लीट कर लेंगे। क्या है कि आज का जो समय है उसमें कंपटीशन में लाइन में जब भी अपन जाएंगे ना, तो कंपटीशन लाइन में जब अपन को बेस बनाने की सोचते हैं तो वो बेस सीधा उस 5 महीने 6 महीने की तैयारी से आप कुछ नहीं कर सकते। बेस बनता है एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, यही आपका बेस है। चलो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।